नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। दोस्तों कहानी सुनाने से पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपके प्यार और प्रशंसा के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी छीना हुआ सुख। बस अब चुप भी हो जाओ, इन्होंने बेजारी से कहा। मैं तो मचल गई। क्यों? चुप क्यों हो जाऊं? मेरी इतनी बड़ी चीज चली गई है। और कहा ना कि चुप हो जाओ, वे चीखे। इस बार उनके स्वर में बेजारी नहीं बल्कि आदेश था। तुम्हें तुम्हारे कंगन चाहिए ना? बनवा दूंगा, पर अब इस विषय पर घर में कोई बात नहीं होगी, समझी? इसके बाद तो चुप होना ही था, पर मैं मन ही मन देर तक भुनभुनाती रही। रात भर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह भी मेरा मूड उखड़ा उखड़ा सा था, पर इन्होंने मनाने के लिए कोई पहल नहीं की। अपना उफनता रोष लेकर मैं मन ही मन कुटती रही। दुख होना तो स्वाभाविक ही था। पूरे 4 तोले के कंगन थे, पर दिन भर असहाय क्रोध में सिर धुनने के बाद शाम को मुझे आत्मज्ञान हुआ कि मैं क्यों व्यर्थ में हलकान हो रही हूँ। कोई मेरे पीहर की चीज तो है नहीं। जिनकी है जब उन्हें ही परवाह नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है। शाम को मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। इन्होंने समझा होगा कि बात मेरे मन से उतर गई है, पर ऐसा नहीं था। अगर ये मेरे मन में जरा भी झांक पाते तो इन्हें पता चलता कि मैं वह प्रसंग भूली नहीं हूँ, बल्कि मन ही मन उसकी बार बार आवृत्ति कर रही हूँ ताकि कोई सूत्र पकड़ाई में आ सके। सुबह 10 बजे मेहरी का लड़का संदेश लेकर आया था कि अम्मा आज नहीं आएगी, पड़ोस में गमी हो गई है। इतना ताव आया। ये कोई तरीका है कहलवाने का? अब इस समय आदमी खाना बनाए कि बैठकर बर्तन साफ करे? सिंक में बर्तनों का ढेर लगा था, उसे देखकर ही मेरा दिल बैठने लगा। वैसे बुआ जी तो संदेशा आते ही कमर में पल्लू खोस कर तैयार हो गई थी, पर मेरे रहते वे बर्तन रगड़े यह अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बुआ जी आप रसोई देख लीजिए, ये तो मैं निपटा लूंगी। डिब्बे में से विम निकालते समय कंगनों की ओर ध्यान गया। कल रात मिश्रा जी के यहाँ रिसेप्शन में गई थी। लौटकर सारी चीजें तो उतार दी थी, पर कंगन खोलते समय आलस आ गया। दोनों ओर 1-1 दर्जन कांच की चूड़ियां पड़ी हुई थीं, फिर वैसे ही सो गई। हाथ पोंछकर मैं स्टोर में गई। दोनों हाथों की सामने वाली चूड़ियां एक एक करके उतारी, फिर कंगन खोले। उसके बाद ही धुलाई का महायज्ञ प्रारंभ किया। बर्तन कपड़े निपटाते पूरे 2 घंटे लग गए। काम से फारिग होकर मैंने दोबारा मुंह हाथ धोया और साड़ी बदलने कमरे में चली आई। एकदम लथपथ हो रही थी। सहसा हाथों पर नजर पड़ी और मुझे कंगन की याद आई। साड़ी किसी तरह लपेटकर मैं भागी भागी स्टोर रूम में आई। वहां एक परात में हरी, लाल और सुनहरी चूड़ियां विराजमान थीं, पर कंगन नदारद थे। बुआ जी, मैं चीखी। क्या हुआ बेटे? वे पूजा घर से दौड़ी आईं। बुआ जी मेरे कंगन कहाँ गए? कौन से कंगन बेटा? सोने के कंगन। अभी अभी तो यहाँ उतार कर गई थी। कांच की चूड़ियां पड़ी हैं पर कंगन गायब है। ठीक से देख लो बेटा, मैं तो बस कुकर चढ़ाकर जाप के लिए ही बैठ गई थी। मुझे तो रोना आ गया। बदहवासी के आलम में मैंने पूरा स्टोर छान मारा। शेल्फ के कागज बदल दिए, डिब्बों के ढक्कन खोल खोल कर देख लिए, आलमारियां आगे पीछे सरकाकर तसल्ली कर ली। वॉश बेसिन पर, नल की टोटी पर, सब्जी की डालियों में हर कहीं देख डाला, पर कंगन नहीं मिले तो नहीं ही मिले। अब क्या होगा बुआ जी? ये मुझे खा ही जाएंगे। उसे एकाएक सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, थका मादा आता है बेचारा। बुआ जी की बात मानकर मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, पर शक्ल पर तो 12 बज रहे थे। ये बोले, बात क्या है? बड़ी सुस्त लग रही हो। घर से कोई चिट्ठी आई है क्या? जवाब बुआ जी ने दिया, बात कुछ नहीं बेटा, कंगन कहीं रखकर भूल गई है, इसी से परेशान है। कहती भंडार घर में परात में रखे थे। भला बताओ, यह भी कोई जगह है रखने की?
फिर ये इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां किस लिए हैं? मुझे बहुत बुरा लगा। कहाँ तो मुझे बरज रही थी और अब खुद इनके आते ही शुरू हो गई, वह भी किस अंदाज से, जैसे कि मुझे एकदम फूहड़ और बॉडम साबित करके ही मानेंगी। थोड़ी देर को मुझे अपनी चीज खोने का दुख भूल गया। अपमान का कांटा ही दिन भर सालता रहा। उसी आवेश में रात मैंने इनसे वह बात कह दी जिसकी ऐसे शायद हिम्मत नहीं पड़ती। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब घर में हम दोनों के सिवाय तीसरा कोई था ही नहीं तो चीज गई कहाँ? उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई? क्या मतलब? अब मतलब ही मुझसे ही पूछेंगे। इसके बाद इन्होंने पहले बेजारी से और बाद में सख्ती से चुप हो जाने के लिए कहा और बोले, तुम्हें अपने कंगन चाहिए ना, बनवा दूंगा। बात वहीं समाप्त हो गई। पर घर का वातावरण पहले का सा नहीं रहा। मैं भी अनमनी हो गई थी। फिर बुआ जी भी पहले जैसे खुलकर हंस बोल नहीं रही थी। 4-5 दिन बाद उन्होंने एकाएक प्रस्ताव रख दिया। मुन्ना, बहू रानी अब तो 2-4 महीने यहीं रहेगी ना, सोच रही थी थोड़ा बिन्नी के यहाँ हो जाऊं। एकाएक बिन्नी की याद कैसे आई? अपने बच्चों की याद क्या कभी भूलती है बेटा? वह तो आती ही रहती है। जाने का तो कब से मन हो रहा था, पर तुम्हें रोटी पानी की तकलीफ होती इसलिए नहीं गई। पर अब तो बहू रानी आ गई है तो बिन्नी को ही यहीं बुला लो ना। मेरे ख्याल से उसे आए साल भर तो हो गया है। मेरी शादी में आई थी। अरे बेटा, अब उसका बार बार निकलना कहाँ हो पाता है। अच्छा ठीक है, ओमकार से कहकर रिजर्वेशन करा दूंगा। उस समय तो इन्होंने बुआ जी को आश्वस्त कर दिया, पर रात में ही मुझसे पूछ बैठे, ये बुआ जी ने एकाएक जाने का प्रोग्राम क्यों बना लिया? मुझे क्या मालूम, कहीं तुमने उनसे कुछ कहा तो नहीं? मैं क्यों कहने लगी, आपने मना कर दिया तो उस दिन से उस चीज का नाम तक नहीं लिया है मैंने। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या कभी कोई अपने बच्चों के यहाँ जाता नहीं है? बुआ जी जरा पुराने ख्यालात की हैं। समधियाने में जब तब जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बिन्नी की सास मरी थी, बस तभी एक बार गई थी। बिन्नी ही हर साल आती रही है। इस साल नहीं आई तो यह भी शायद मेरा ही दोष होगा। नहीं, दोष तो मेरा है। तुम्हारे आने के बाद उसे संकोच होना स्वाभाविक है। मुझे ही पहल करके बुलावा भेजना चाहिए था, याद ही नहीं रहा। मैं खुश हुई। चलो, मैं तो बरी हो गई। 4-5 दिन बाद ओमकार टिकट लेकर आ गया। ओमकार इनका पीर बावर्ची सब कुछ है। घर के बाहर के सारे काम वह देखता है। फिर चाहे सिनेमा का टिकट लाना हो या रेलवे का, बैंक से पैसे निकलवाने हो या डाक खाने से, क्लिनिक की भी सारी व्यवस्था वही देखता है। उसी के बल पर ये निश्चिंत होकर पेशेंट्स देखते रहते हैं। उस समय बुआ जी रामायण में गई हुई थी। मुझे टिकट थमाकर ओमकार बोला, अम्मा जी को एकाएक बिटिया रानी की याद कैसे आ गई? बेटी है तो याद तो आएगी ही। उसकी भी 3-4 चिट्ठियां आ चुकी हैं। चिट्ठियां तो आएगी ही, वहां भंडार जो खाली हो गए होंगे। क्या कह रहे हो? झूठ थोड़े ही कह रहा हूं, आप महरी से पूछ लीजिए। जब भी बिटिया रानी आती हैं यहां से भर भर कर ले जाती हैं। एक संदूक कच्ची लेकर आती हैं और जाते समय सामान का ढेर लग जाता है। बड़ी, पापड़, अचार, मुरब्बे, मसाले, चादरें और न जाने क्या क्या। हम तो नौकर आदमी हैं भाभी जी, पर बुरा तो लगता है। घर में कोई और देखने वाला नहीं है तो क्या हुआ? किसी की भलमनसाहत का इतना फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। बात ऐसी है ओमकार भैया कि पीहर के नाम पर बिन्नी के लिए यही तो घर है। तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि आप सामने वाले को लूट ही लोगे, उसने आवेश में कहा। फिर भेद भरे स्वर में बोला, एक किस्सा सुनाऊं? डॉक्टर साहब से तो नहीं कहेंगी? उनके पास कुछ कहने सुनने की फुर्सत भी है। आप राखी पर गई हुई थी ना, तब की बात है। एक दिन मैं किसी काम से डाक खाने गया तो देखता क्या हूं, बुआ जी बरामदे में किसी से मनी ऑर्डर लिखवा रही हैं। मुझे देखा तो बुरी तरह झेप गई। बोली,
बिन्नों को ज़रूरत पड़ गई है इसलिए भेज रही हूँ। मुझे तो उन्होंने फॉर्म भी देखने नहीं दिया, पर मैंने लपक कर रकम पढ़ ली थी। पूरे 500 रुपए थे। अब बताइए, इनके पास इतने रुपए कहाँ से आए? दोनों जहान में इनका सिवा डॉक्टर साहब के कोई नहीं है। अगर रुपए उन्होंने दिए होते तो क्या बुआ जी को डाकखाने भेजते? तुमने इन्हें बताया तो होता। बताया था, फौरन बात गढ़कर बोले। अरे भाई, वो राखी पर भेजना भूल गया था ना, आज ही उन्हें पैसे देकर आया था। 500 रुपए राखी बधाई के भेज रहे थे। अब आप ही देख लो, इतना बड़ा झूठ कोई पचा सकता है? और बुआ जी को यूं धक्के खाने के लिए वे पोस्ट ऑफिस भेजेंगे। फिर मैं यहाँ किस काम के लिए हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझना कुछ नहीं है भाभी जी, बस जरा चौकस रहने की जरूरत है। ओमकार मेरे मन में संदेह के बीज बोकर चला गया और मैं बेचैन हो उठी। मुझे लगा जैसे अपना भरा पूरा घर मैंने चोरों के लिए खुला छोड़ दिया है। कौन सी चीज कहाँ समेट कर रखूं समझ में नहीं आ रहा था। बुआ जी का रिजर्वेशन 4 दिन बाद का था और मैं अतिरिक्त रूप से सतर्क हो गई थी। यहाँ वहाँ पैसे रखकर भूल जाने की अपनी आदत को मैंने सख्ती से लगाम दी। नहाते समय या घूमने जाते हुए अपने कमरे को ताला डालना शायद अशोभन लगता, इसलिए अलमारियों को मैं ठोक बजाकर बंद करने लगी। मेरी ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक और नेल पॉलिश के दर्जनों शेड्स थे। दराज में बीसियों प्रकार के बूंदे, टॉप्स, कांटे और क्लिपें थी। उन सबको उठाकर रखना तो संभव नहीं था, पर मैं उन्हें इस क्रम से रखने लगी कि जरा भी फर्क होने से मुझे पता लग सकता था। धोबी के कपड़ों की गिनती तो मैंने कभी इतनी मुस्तैदी से नहीं की, पर घर में रखी साड़ियों को मैंने बार बार गिनना शुरू किया। जिस काम की आदत न हो वह बड़ा मुश्किल लगता है। 2 ही दिन में हाफ उठी। सोचा कि अपनी बेफिक्र जिंदगी के बदले यह क्या बवाल पाल लिया मैंने। हटाओ भी, जो अपनी तकदीर का होगा रह जाएगा, बाकी जिसे जो ले जाना हो ले जाए, पर यह रात दिन की चौकीदारी मुझसे नहीं होगी। एक दिन ये ढेर सारा सामान ले आए। बिन्नी के लिए साड़ी, उसके ससुर के लिए धोती कुर्ता, बच्चों के लिए कपड़े, जमाई राजा के लिए सफारी पीस, फल, मिठाई और भी न जाने क्या क्या। बुआ जी प्रसन्न हो गई। इन्हें आशीष देते हुए बोली, बेटा इतना सब तू ले तो आया है, पर मैं रखूंगी कहाँ? मैं अपनी अटैची ला दूं बुआ जी, काफी बड़ी है। मैंने कहा, न बिटिया, अब अटैची ले जाते मैं क्या अच्छी लगूंगी? तू तो मुझे एक झोला दे दे, ये फल फूल उसमें डाल दूंगी। मैं दौड़कर एक एयर बैग ले आई। बुआ जी, इसमें मैंने आपके ओढ़ने बिछाने के लिए 2 चादरें भी रख दी हैं, ताकि रास्ते में पेटी न खोलना पड़े। और फुटकर सामान जो भी है दे दीजिए, ताकि कपड़े ठीक से आ जाएं। कपड़े तो मैंने रख लिए हैं। आ गए क्या? आराम से। अरे सामान ही क्या है, वही गिनती की 4 साड़ियां बस। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अभी 2 मिनट पहले कह रही थी इतना सामान कहाँ रखूंगी, और अब इतनी सी देर में इन्होंने जमा भी लिया। अच्छा बुआ जी, आप रास्ते में क्या खाएंगी? पूड़ी और सूखे आलू तल देती हूँ, थोड़ी सी मठरियाँ भी बना दूंगी। आप स्टेशन की चाय लेती हैं क्या? नहीं तो थर्मस में डाल दूंगी। खाने पीने का सामान तो अलग डोलची में ही रखना ठीक होगा, कई बार पानी की बोतल छलकने का डर रहता है। बड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ, वे सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही हैं। मैंने लक्ष्य किया कि मेरी उपस्थिति उन पर भारी पड़ रही है। एक बात और भी अजीब लगी, मैं जब तक कमरे में रही वे जैसे संदूक पर कुंडली मारे बैठी रहीं, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कोई चीज झपट्टा मारकर उठा लूंगी। अच्छा बुआ जी, आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं भी जरा रसोई में देखूं। मैं उठी और कमरे से बाहर गई, पर कहीं गई नहीं। सांस रोककर वहीं खड़ी रही। बुआ जी ने इधर उधर देखकर धीरे से संदूक खोला, नए कपड़ों को ठीक से तहाया और फिर बंद करके ताला डाल दिया। घुटनों पर हाथ दे वे उठी। चाबी उन्होंने दीवार पर लगे राम सीता के कैलेंडर के पीछे टांग दी। पता नहीं क्यों मुझे यह सारा घटना चक्र किसी रहस्य कथा की तरह लग रहा था।
ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश करने में मुझे बहुत मजा आता था। बचपन में तो ऐसी शरारतें बहुत की थीं। जो चीज जितनी ज्यादा छिपा कर रखी जाती उसे मैं खोज लेती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। फिर चाहे वह मेहमानों के लिए बनी मिठाई हो, पापा के मसाले वाले पान हो, जीजा जी की चिट्ठियां हो या भैया की दराज में रखे जासूसी उपन्यास, मुझसे कोई चीज बच नहीं पाती थी। दीदी और भैया आकर गुर्राते थे। पापा का गुस्सा भी बहुत जालिम था, पर माँ हमेशा मुझे अपने आंचल में छिपा लेती थी। सबसे छोटी होने के कारण मैं उनकी बहुत लाडली थी। अक्सर कहती, छोटी मोटी शरारतें करने का तो हर बच्चे को जायज हक है। बचपन की बातें बचपन के साथ ही पीछे छूट गई थी, पर बुआ जी ने जैसे सोए नाग को जगा दिया था। मेरी पुरानी आदत फिर फन उठाकर खड़ी हो गई थी। अब मुझे सिर्फ मौके की तलाश थी। बहू, यहाँ कुछ करवाना तो नहीं है? मैं जरा सामने हो आती हूँ। सामने मतलब कपूर साहब के यहाँ? नहीं रे, मिश्राइन से मिलने जा रही हूँ। कल मंदिर में सबसे भेंट हो गई थी, पर वे शायद बीमार हैं। सोचा उन्हें देख आऊं। घड़ी भर में लौट आऊंगी। यहाँ कुछ करवाना तो नहीं है? आप इत्मीनान से हो आइए, मैंने आटा सानते हुए कहा। यहाँ क्या करना है, बस पूड़ी भर तो उतारना है। बुआ जी जाने लगी तो आटा सने हाथ लेकर मैं पीछे हो ली। दरवाजा बंद कर लेती हूँ बुआ जी, रसोई में रहो तो बाहर का कुछ पता ही नहीं लगता। वे सीढ़ियां उतर गईं तो मैं बरामदे की झिरी से देखती रही। सामने वाले मिश्रा जी की बहू ने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले लिया तो मैं बेफिक्र हो गई। अब पूरे 1 घंटे की लाइन क्लियर थी, क्योंकि मिश्राइन चाची कितने भी बीमार क्यों न हो, 1 घंटे से पहले बुआ जी को उठने नहीं देंगी। मैंने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, नल पर हाथ धोए और पूजा घर में दाखिल हुई। धड़कते दिल से कैलेंडर उठाकर देखा। चाबी अपनी जगह पर मौजूद थी। बुआ जी को जरा भी आशंका होती कि उनके घर में सेंध लगने वाली है तो शायद वे चाबी जरा जतन से रखती। चाबी पा लेने के बाद मैंने पलंग के नीचे हाथ डालकर पेटी धीरे से खिसका ली। उस सन्नाटे में उतनी सी आवाज भी इतनी भारी लगी कि मैं डर ही गई। फिर मैंने धीरे से ताला खोलकर ढक्कन उठाया। ऊपर कल वाले नए कपड़े तहाकर रखे हुए थे। उसके नीचे बुआ जी की गिनी चुनी साड़ियां थीं। उसके नीचे रहस्यमय भंडार था। नहाने के आधा दर्जन साबुन, 4 कंघे, सुगंधित तेल की 2 सीलबंद शीशियां, 4-5 नैपकिन्स। ये सारा सामान शायद मेरी शादी में मेहमानों के लिए आया होगा। बुआ जी ने तभी उठाकर रख लिया होगा, पर इतने लोगों के बीच में बिन्नों को दे नहीं पाई होंगी। ऊन के रंग बिरंगे 4-5 गोले थे। इस साल मैंने खूब बुनाई की थी। बची हुई ऊन कहाँ रखती जा रही हूँ या याद ही नहीं आ रहा था। काजू का एक पैकेट था। इनके एक पुराने पेशेंट छुट्टियों में मंगलौर गए थे। लौटते हुए काजुओं की सौगात ले आए थे, या उन्हीं पैकेट्स में से एक था। मीठी सुपारी के 2 पैकेट्स थे। मेरे शौक को माँ पापा अच्छी तरह जानते थे, इसलिए इंदौर से जब भी कोई आता है तरह तरह की सुपारी आ जाती है। और उसके बाद रुमाल में बंधी एक छोटी सी पोटली थी। मैंने उठाया तो जैसे मेरा खून ही जम गया। हाँ, मेरे कंगन ही थे और मेरे ही रुमाल में बंधे हुए थे। मन हुआ अभी इसी दम दौड़कर मिश्रा जी के यहाँ जाऊं और बुआ जी, लेकिन मैंने संयम से काम लिया और कुछ देखने का उत्साह मुझ में बाकी नहीं था। मैंने कंगन छोड़कर बाकी सारी चीजें करीने से यथास्थान रखी, ठीक से ताला लगाया और संदूक धीरे से पलंग के नीचे रख दिया। चाबी भगवान जी को पुनः सौंपकर मैंने क्षमा मांग ली और पूजा घर से बाहर आ गई। लौटकर फिर एक बार देखा कि कहीं कोई सुराग तो नहीं छूट गया है। तब जाकर मैं निश्चिंत हो सकी। इस काम में मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे, पर मुझे लगा जैसे युग बीत गया हो। हर आहट पर मैं चौक चौक पड़ती थी। सांस तो जैसे धौंकनी की तरह चल रही थी। अपने कमरे में जाकर 5-10 मिनट सुस्ताने के बाद ही मैं नॉर्मल हो पाई थी। बुआ जी अपनी सखी से गले मिलकर लौटी। उस समय मैं मठरियां उतार रही थी। गैस पर दूसरी ओर गाजर का हलवा भी सिक रहा था।
नाश्ते का सरंजाम देखकर बुआ जी प्रसन्न हो गईं। उसी प्रसन्न मुद्रा में उन्हें रात में लखनऊ की गाड़ी में बैठाया। पुष्पक एक्सप्रेस सदा की तरह लेट थी। स्टेशन से लौटते हुए हमें 12 बज गए। दिन भर मेरे मन में सुगबुगाहट होती रही, पर फुर्सत से इनके पास बैठने का, कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं मिला। उतनी रात को फिर वह किस्सा लेकर बैठने का हौसला न रहा। पस्त होकर हम दोनों ही बिस्तर में दुबक गए। सुबह जब आँख खुली तो कमरे में धूप फैल चुकी थी और श्रीमान जी कुर्सी पर बैठकर जूते के तस्मे बांध रहे थे। अरे, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मुझे एक बार जगा तो लेते। कोई बात नहीं, अब जाग गई हो तो चाय ले आओ। अच्छा, सुबह सुबह एक खुशखबरी सुन लो। देखा ये क्या है? उन्होंने मुट्ठी सामने की। क्या है? कंगन है तुम्हारे, गद्दे के नीचे रखे हुए थे, रात भर चुपते रहे। सुबह देखा तब पता चला। अजीब हो तुम भी, चीजें कहीं रखकर कहीं ढूंढने लगती हो और फिर घर सिर पर उठा लेती हो। देखिए श्रीमान, मैंने गंभीर होकर कहा, सुबह सुबह झूठ मत बोलिए। मैंने जरा भी तूफान नहीं मचाया था। आपकी आज्ञा से खून का घूंट पीकर रह गई थी मैं। और रही इन कंगनों की बात, तो अगर ये गद्दे के नीचे होते तो आपको रोज चुभते। ये कहाँ से बरामद हुए हैं जानते हैं? बताइए। फिर मैंने पलंग की पाटी पर बैठकर उन्हें तफसील से अपना खोज अभियान कह सुनाया। कंगनों को उंगलियों में गोल गोल घुमाते हुए वे बस सुनते रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अपनी बात कह चुकने के बाद याद आया, यह सुबह सुबह मैं क्या रामायण लेकर बैठ गई। बेचारों ने अब तक चाय भी नहीं पी है। दौड़कर रसोई में गई, फटाफट 2 कप चाय बनाई, टोस्ट सेके और कल वाला नाश्ता थोड़ा सा प्लेट में डालकर ले आई। कमरे में आकर देखती क्या हूँ, श्रीमान जी जूते पहने ही पलंग पर लेट गए हैं। अरे, यह क्या, आज क्लिनिक नहीं जाना है? अनु, इधर आओगी जरा। घर में बुआ जी की उपस्थिति के कारण सुबह सवेरे रोमांस की गुंजाइश जरा कम ही होती थी। पहले तो मुझे लगा कि श्रीमान जी आज मूड में हैं, पर उनका स्वर रुमानी नहीं था, बल्कि बहुत उदास और गंभीर लग रहा था। अनु, ये कंगन क्या सचमुच इतने कीमती हैं? क्या मतलब? जाकर जरा सोने का भाव पता करो, तब मालूम होगा। मैं बाजार भाव की बात नहीं कर रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि कोई भी जेवर क्या इतना कीमती, इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए तुम्हें चोर बनना पड़े? क्या कह रहे हैं आप? अपनी चीज ढूंढने से कोई चोर हो जाता है? लेकिन उस चीज को हासिल करने के लिए तुमने कितनी उठापटक की, धात लगाकर चाबियों का ठिकाना मालूम किया, मौका देखकर सोने में उनका संदूक खंगाला, अपने मतलब की चीज निकालकर उसे फिर जस का तस रख दिया। चोरी और किसे कहते हैं? बुआ जी की मजबूरी तो मैं समझ सकता हूं अनु, पर तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी थी? मुझे भी ताव आ गया। बुआ जी की भी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्हें चोरी करना पड़े? एक इन कंगनों की ही तो बात नहीं है। इस घर से तो पता नहीं क्या क्या लखनऊ पहुंचता रहा है। यही तो उनकी मजबूरी है। वे बिटिया को भर भर हाथों देना चाहती हैं, पर उनके पास तो कुछ है नहीं, फिर ऐसे उल्टे सीधे काम करती हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई। हम तुम भरे पूरे परिवार में पैदा हुए हैं ना अनु, इसलिए नहीं जानते कि अभाव क्या है, पर बुआ जी ने जीवन में सिर्फ अभाव ही अभाव देखा है। उनकी शादी से पहले इस घर की हालत भी खास अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका रिश्ता भी साधारण घर में ही हो सका। 10-12 साल जैसे तैसे कट गए, पर फूफा जी की मृत्यु के बाद तो उस घर में एक दिन काटना भी दूभर हो गया। माँ बेटी जैसे सबके लिए भार हो गई। हार कर बाबूजी उन्हें यहाँ ले आए। माँ मेरी लक्ष्मी स्वरूपा थी, देवी थी। उन्होंने माँ बेटी को हाथों हाथ लिया। समवयस्का ननद के दुख में साझीदार होकर उन्होंने अपने भी सारे शौक त्याग दिए। केवल सुहाग की चीजें भर पहने रहती। बिन्नी को तो वे बेटी की तरह चाहती थी। उसे भी डॉक्टर बनाने का संकल्प था, पर बाबूजी को पहला अटैक हुआ तो बुआ ने ऐसी हाय तौबा मचाई कि बिन्नी की पढ़ाई ही ठप हो गई। देख सुनकर जल्दी से उसके हाथ पीले कर दिए गए। यह तो संयोग की बात है
कि बाबूजी उसके बाद भी 4 साल तक जीवित रहे। बेचारी माँ ही निमोनिया का बहाना लेकर पहले चली गई। बाबूजी ने अपनी शक्ति भर बिन्नी को दहेज दिया। माँ पीहर तीज त्योहार पर उसे बुलाती थी। हर बार उसके यहाँ कुछ न कुछ भेजती रहती थी। पर जब तक वे दोनों थे, बुआ जी तो देने के सुख से वंचित ही रहीं। अपना शौक उन्होंने बाद में पूरा किया, सारी कसर निकाल ली। तुम्हारे इस घर में आने से पहले 4-5 साल तक वे ही घर की मालकिन थी। इस दौरान माँ की साड़ियाँ, स्वेटर्स, चप्पलें, पर्स घर से गायब होते रहे। पर मैं जानकर अनजान बना रहा। एक बार तो लखनऊ में बिन्नी के घर में माँ के प्रिय लेमन सेट में शरबत पीकर आया हूँ। पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जिसे बचपन से माँ के समान आदर देता आया हूँ, उस पर चोरी का इल्जाम कैसे धर दूँ? मेरा मन इस बात की कभी गवाही नहीं देगा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा सा छा गया। बड़ी देर बाद मैंने कहा, बुआ जी के साथ तो चलो मान लेते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर बिन्नी दीदी, वे तो पढ़ी लिखी हैं, उन्हें इस तरह लेते संकोच नहीं होता। वे फीकी हंसी हंसकर बोले, उसकी प्रॉब्लम दूसरी है, वह अपने कॉम्प्लेक्स में मारी जा रही है। कैसा कॉम्प्लेक्स? हम लोग संपन्न घरों के बच्चे हैं अनु, प्यार के मामले में भी हम भाग्यशाली रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर किसी तरह का हीनता बोध नहीं है। हम उस बचपन की कल्पना कैसे कर सकते हैं जहां न स्नेह था, न सुविधा थी, न साधन थे। बिन्नी का भी ऐसा ही अभागा बचपन था। पिता के रूप में उसे एक बीमार आदमी ही याद आता है, फिर भी उसके रहते सिर पर एक छत तो थी। पिता की मृत्यु के बाद वह भी पराई हो गई। बाप का साया उठते ही माँ भी एक कर्कशा स्त्री में बदल गई। अपनी विषम परिस्थिति का आक्रोश वह इस निरीह बच्ची पर ही उतारती थी। दिन भर माँ की डांट फटकार और चाचा ताऊ की दुत्कार सहते सहते लड़की सूख कर काटा हो गई थी। मुझसे 3 साल बड़ी है बिन्नी, पर जिस समय हमारे यहाँ आई थी, ऐसी मरगिल्ली सी लगती थी कि उसे दीदी कहने का कभी मन ही न हुआ। बुआ जब तब उसे धमाधम कूटती रहती थी, तब बेचारी माँ उसे अपने आंचल में दुबका लेती थी। बाद में मुझे लगने लगा कि माँ के मन में करुणा उपजाने के लिए ही बुआ यह नाटक करती थी। इस घर में बिन्नी को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, भरपूर लाड प्यार मिल रहा था। फिर भी यह बात वह कभी नहीं भूली कि यह घर उसका नहीं है। वह तो यहाँ केवल एक आश्रित है। अपना कहीं कोई ठिकाना न होना कितना करुण होता है, इसकी हम तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बिन्नी शादी पर बहुत खुश थी। बार बार मुझे सुनाकर कहती, छोटा सा ही सही वह मेरा अपना घर होगा। पढ़ाई छूट जाने का दुख भी इसी खुशी के सामने छोटा पड़ गया था। यह तो उसे शादी के बाद मालूम हुआ कि उस अपने घर में भी सिर ऊंचा करके खड़ा होने के लिए पीहर की बैसाखियों की जरूरत है। पीहर जो साधन संपन्न हो, निरंतर देता रहा है। इस देश में बहुओं का मान सम्मान उनके रूप गुण से नहीं, दान दहेज से आका जाता है। इसलिए बिन्नी ने अपने लिए एक वैभवशाली पीहर की कल्पना गढ़ ली है और बुआ जी उसकी कल्पना को परवान चढ़ा रही हैं। ट्रिंग, फोन की घंटी बजी तो हम दोनों हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। इन्होंने घड़ी देखी। माय गुडनेस, 9 बज रहा है। वहां पेशेंट मेरी जान को रो रहे होंगे। चलते हुए इन्होंने दोनों कंगन अपने बैग में डाल लिए। ये क्या कर रहे हैं? नए बनवा लाऊंगा, यह डिजाइन मुझे पसंद नहीं है। वे जाने को मुड़े और फिर पलटकर बोले, एक बात और अनु, बुआ जी को कभी पता न चले कि तुमने उनकी चोरी पकड़ ली है, प्रॉमिस? क्या जवाब देती मैं। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी छीना हुआ सुख। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।